नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे YouTube चैनल। और आपको बताते चले कि आज महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करने के लिए मैं रविंद्र और हमारे साथ हैं हरिकेश्वर राम जी, जो हम लोग बिहार के महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। जैसे कि माननीय नीतीश कुमार जी जो हैं हमारे महादलित आयोग का गठन किए हैं और इसका पहले से भी गठन था लेकिन रीगठन हुआ है। इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे क्योंकि पहले भी इस चीज़ का काफ़ी विरोध हुआ है पब्लिक के बीच में, क्योंकि ऐसे संवैधानिक तरीके से इस तरह का संगठन या इस तरह का आयोग का नहीं किया जा सकता, फिर भी इन्होंने किया है। क्या कुछ मामला है, पूरा मामला के लिए हम हरिकेश्वर राम जी से बात करेंगे। तो सर बताइए पूरा मामला क्या है। देखिए, सबसे पहले जो आरएसएस है ना, आरएसएस की ये मानसा मालिक रही है कि शेड्यूल कास्ट में और बैकवर्ड क्लास में भी जो विभिन्न जातियां हैं उसको तोड़ने का काम वो शुरू से उनका मानसा रहा, जो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक उनकी सत्ता कायम नहीं होगी। उसी प्रिंसिपल के तहत सबसे पहले 2000 ईस्वी में सबसे पहले किया गया काम आपका आंध्र प्रदेश। अच्छा, तब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे चंद्रबाबू नायडू। वो एनडीए के थे, बीजेपी डायरेक्ट अपने नहीं की, लेकिन एनडीए के पार्ट जो चंद्रबाबू नायडू थे उनके माध्यम से वहां उन्होंने शेड्यूल कास्ट को 4 भाग में बांटने का कार्यक्रम किया। उन्होंने किया क्या कि एक आयोग का गठन किया और आयोग का रिपोर्ट लेकर शेड्यूल कास्ट को 4 भाग में बांट दिया। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। चारों के बीच उन्होंने रिजर्वेशन भी बांट दिया, बट गया रिजर्वेशन। लेकिन चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो मैं जिस संगठन से, जिस महासंघ से जुड़ा हूँ, सेवा स्तंभ, तो सेवा स्तंभ भी उनके खिलाफ कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया, वो ईवी चिनैया वर्सेस भारत सरकार आंध्र प्रदेश एवं अन्य में ये मान लिया कि उसका जजमेंट आया। तो उसने कहा कि एससी एसटी का वर्गीकरण का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं, 341 में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 341 में सिर्फ जो है शेड्यूल कास्ट के सूची से किसी को हटाने और उस सूची में किसी को शामिल करने का मालिक प्रावधान है, और वो भी संसद के द्वारा। उसके लिए सक्षम प्राधिकार भारत का संसद, इसमें स्टेट को कोई पावर नहीं है। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि एन यूनिक यार्डस्टिक मस्ट बी एडॉप्टेड फॉर द गिविंग द बेनिफिट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शेड्यूल कास्ट के बीच में एक ही मापदंड रहेगा, वो जो भी लाभ उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग मापदंड शेड्यूल कास्ट के बीच में नहीं अपनाया जाएगा। ठीक है, तो वो स्पष्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय। और अंततः जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो आंध्र प्रदेश सरकार का जो रिजल्यूशन था उसको अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया। ठीक है, अल्ट्रा वायरस घोषित हो गया। लेकिन दुर्भाग्य मान लीजिए ये रहा कि आंध्र प्रदेश के ही एक आईएएस थे यहाँ पर, केपी रमैया उनका नाम था। तो केपी रमैया और एक आदमी अपने लाभ के लिए मुख्यमंत्री से लोगों ने मिला और मुख्यमंत्री को समझाया कि सर आंध्र प्रदेश में तो शेड्यूल कास्ट को 4 भाग में बांट दिया गया है। ये नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया, ये नहीं बताया। आधा बात बताया कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आंध्र प्रदेश सरकार ने 4 भाग में शेड्यूल कास्ट के को बांट दिया है और अलग अलग रिजर्वेशन भी कर दिया। बिहार में टोटल 18 जाति 20 जाति है, 22 जाति है, जिसमें 4 ही लोगों को सब लाभ मिलता है। तो अगर आप 18 जाति को अलग करके महादलित बना देते हैं, उनके अलग सुविधा कर देते हैं, तो आपके साथ 18 जाति के लोग जुट जाएंगे और वोट आपको करेंगे। तो बड़ा अच्छा भी लगा, चूंकि एनडीए में थे भी और एनडीए का ऊपर से आरएसएस का ऐसा मालिक प्लानिंग भी था, तो वो उन्होंने शुरू को उनको बहुत अच्छा लगा कि तो भाई 18 जात कहाँ 4 जात, तो हम तो 18 जात को मालिक बन जाएंगे, कर देंगे तो बड़ा खुशी होगा। उन्होंने उनके बात को मान लिया। आधा अधूरा बात लोगों ने बताया, ये नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। अगर ये बता दिए रहते तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री। हाँ,
हाँ, तो मान लीजिए कि वो कहा कि चलो धोबी पासी को भी महादलित में रख लो, और उन्होंने धोबी पासी को भी महादलित में रख लिया। अब उसके बाद सिर्फ 2 जाति बचा, दुसाध और चमार। तो चमार जाति के लोगों ने भी जाकर रिक्वेस्ट किया कि हुजूर हम तो बहुत हैं और हमको आप कैसे अलग कर दिए। और फिर मुख्यमंत्री को दिमाग में लाया कि अरे ये तो कहने के लिए 18 जाति है, 19 जाति है, कि 2 ही जाति मिला के 60%, 62%, तो दुसाध और चमार की संख्या सर्वाधिक है, यही दोनों मिलकर आपके विरोध में चला जाएगा। तब अफरा तफरी उन्होंने चमार को भी मिला लिया। लेकिन ऐसा हुआ कि दुसाध जाति का कोई भी लीडर या कोई भी संस्था, कोई भी संगठन मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट नहीं किया। ये स्वाभिमानी लोग थे, इन्होंने विरोध करते रह गए कि भाई ये गलत है, गलत है, गलत है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और चारों बगल से हम लोग लिख कर भी दिया कि महादलित आयोग किसी भी रूप में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि संविधान में इसकी कोई स्थान नहीं है और शेड्यूल कास्ट का वर्गीकरण या उपवर्गीकरण नहीं हो सकता, ये संविधान हमको कहता है। दूसरे में एक और भी बताते हैं, 9 जज बेंच का फैसला, सबसे भी बड़ा फैसला मंडल केस में आया था। मंडल आयोग लागू हुआ था ना, उस केस में, जिसको इंदिरा साहनी केस कहते हैं, तो उस मामले में आया। तो बैकवर्ड क्लास में जो क्रीमी लेयर लगाया, मतलब बैकवर्ड क्लास में जो वर्गीकरण किया, वर्गीकरण किया, क्रीमी लेयर लगाया, कुछ लोगों को छांटा, तो सवाल उठा कि भाई शेड्यूल कास्ट में ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो 9 जज बेंच का फैसला आया कि क्रीमी लेयर कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू SC and ST, ये SC ST पर लागू नहीं होगा। उसका वजह भी उन्होंने बताया कि भाई शेड्यूल कास्ट का जो लिस्ट है वो सिर्फ अनटचेबिलिटी के आधार पर, तो सिर्फ अनटचेबिलिटी के आधार पर अनटचेबिलिटी को कैसे अलग करो, कम अनटचेबिलिटी, अधिक अनटचेबिलिटी, ज्यादा, तो इसको तो नहीं बांटा जा सकता है ना। अनटचेबिलिटी मतलब अनटचेबिलिटी, सबके साथ एक जैसा व्यवहार था, तो फिर उसको अलग अलग कैसे करो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एक होमोजीनियस क्लास हो गया शेड्यूल कास्ट। होमोजीनियस क्लास का मतलब हुआ कि इस तरह से आपस में घुल मिल गया कि उसको अलग करना आसान नहीं है, मुश्किल काम है, इसलिए वो अलग नहीं हो सकता और एक परमिशेबल नहीं है कि शेड्यूल कास्ट का वर्गीकरण। और एक मार्केबल बात उसमें और था कि संविधान में जो व्यवस्था हुआ कि स्टेट को कोई पावर नहीं दिया। क्यों? तो पहले चूंकि जब 341 संविधान के अनुच्छेद में ये होने लगा कि इसमें किसी जात को जोड़ा जाएगा या इसमें किसी जात को हटाया भी जा सकता है, ये 341 में संविधान में व्यवस्था हुआ शेड्यूल कास्ट। लेकिन कहा कि इसके लिए संसद ही सक्षम प्राधिकार है, संसद ही करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो उसमें एक आदमी ने संशोधन प्रस्ताव भी दिया था, तो कहा कि नहीं सर, इसमें तो थोड़ा स्टेट को भी पावर देना चाहिए, इसको नेग्लेक्ट स्टेट फील करेगा, इसलिए स्टेट को भी शेड्यूल कास्ट के मैटर में कुछ देना चाहिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, हम जानबूझकर बहुत सोच समझकर स्टेट को कोई पावर नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि अगर स्टेट को कोई पावर देंगे तो आज तो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं बहुत भोले हैं, इनको जानकारी नहीं है कि उनको क्या पावर मिला हुआ है, क्या उनको अधिकार मिला, उनको नहीं जानकारी है, तो आज उनको जो भी मिलेगा आसानी से ले लेंगे। लेकिन कल, आज से कुछ दिनों के बाद, 40 साल 50 साल के बाद, जब ये लोग जागरूक होंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करेंगे, तब स्टेट का कोई मिनिस्टर इनका विरोधी हो जाएगा और इन्हीं का विरोधी नहीं होगा। जिस जाति से बिलोंग करते हैं उस पूरी जाति का विरोध हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा और उस जाति को शेड्यूल कास्ट की सूची से निकालने का प्रयास करेगा, जिसके कारण शेड्यूल कास्ट का सूची डिस्टर्ब हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से, इस सोचते हुए हमने स्टेट को कोई पावर नहीं दिया है। मतलब कितना दूरदृष्टि डॉक्टर अम्बेडकर। तो ये इसके बावजूद भी बिहार में वर्गीकरण हुआ, क्योंकि रामविलास पासवान के विरोधी के नाम पर मान लीजिए हुआ, जो डॉक्टर अम्बेडकर बहुत पहले सोचे थे, वो मान लीजिए दिखाई दिया बिहार में। तो इसके बाद तो फिर रिन्यूअल हो गया नहीं, तो फिर मान लीजिए बंद हो गया। फिर रामविलास पासवान के सामने नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि अब बिहार में पासवान को भी वही सुविधा मिलेगी, वही मान लीजिए रहेगा जो महादलितों को है। मतलब महादलित और दलित में कोई डिफरेंस अब नहीं रहेगा, किसी तरह का अंतर नहीं रहेगा। लेकिन सुसुप्तावस्था में रहते रहते फिर उन्होंने महादलित आयोग गठित कर दिया। अब महादलित के उसमें एक भी पासवान जाति के लोगों को नहीं रखा। मतलब अभी पासवान जाति को लाभ मिलेगा महादलित आयोग से कि नहीं? कैसे मिलेगा? अब तो मान लो फिर आपने अलग कर दिया, उसमें एक शेड्यूल कास्ट को दिया नहीं, एक ही मान लिया कि पासवान जाति के लोगों को आयोग में एक भी जगह नहीं दिया। मतलब जगह नहीं दिया, सदस्य में, अध्यक्ष तो में हो गया ना, तो कोनो चीज नहीं दिया ना।
ना सदस्य में दिया, ना उपाध्यक्ष में दिया, ना अध्यक्ष में दिया। तो इसका मतलब है कि आप उसको अभी भी अलग मान रहे हैं आप। अच्छा, हो गया। अब नहीं तो करने की जरूरत तक था। जब शेड्यूल कास्ट कमीशन बना रहे थे तो शेड्यूल कास्ट कमीशन काफी था, महादलित आयोग बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इन्होंने जानबूझकर महादलित आयोग बनाया ताकि शेड्यूल कास्ट इसी आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला है उसको भी पेंडिंग में डाला जाए। जैसे ही वर्गीकरण की बात होगा, क्रिमिनल की बात होगा, तो उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट मान लेगा आपका रिजर्वेशन इन प्रमोशन को भी खत्म कर देगा। ये माहौल बना रहे नीतीश कुमार शेड्यूल कास्ट को बर्बाद करने के लिए। आगे की क्या रणनीति आप लोग की है सर? आगे क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, सरकार को ये दिमाग में है कि लोग मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन आज वैसी बात नहीं है। जो 2007 में जो महादलित आयोग लागू किए थे तो उस समय का जो सिचुएशन था आज के सिचुएशन में काफी फर्क है। तो आज शेड्यूल कास्ट के लोग समझ गए हैं, चाहे किसी भी जाति के हो, आज समझ गए हैं कि ये महादलित आयोग सही नहीं है, ये समाज को बांटने वाला है, ये असंवैधानिक है, गैर मान ले कि गैर संवैधानिक है। ठीक है, तो इसलिए आज जागरूकता है और लोग इनको फेरे में नहीं पड़ेंगे और इनका कस के विरोध होगा और इसके चलते इनको काफी समझिए कि घाटा उठाना पड़ेगा नीतीश जी को। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो जनता के लिए काफी